हे देयर, इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल दैट एग्जिबिट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इसी के साथ में हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वाइब्रेशनल एनर्जीज के एक्सप्रेशन निकालेंगे। साथ ही करेंगे ये डायग्राम्स, ये फिगर को अंडरस्टैंड करेंगे और एक कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम ऑब्टेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिबिटिंग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के ऐसे कौन से तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में देते हैं। सबसे पहले बात तो यार वाइब्रेशन हमें किसे कहते हैं। वाइब्रेशंस का मतलब क्या है, जैसे आप नॉर्मल भी देखो तो आपके पास एक स्ट्रिंग लो आप, ठीक है, और ये स्ट्रिंग को आप थोड़ा सा पिंक कर दो, मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रिंग को ऐसे करो तो क्या होगा, स्ट्रिंग जो है वो अप डाउन मूव करने लगती है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। बेसिकली दिस इज व्हाट वाइब्रेशन इज, है ना। तो कहते हैं वही उस टाइम पे जो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। अगर आपने मेरे साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रा किया और पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी की हैं तो आपको ये सब पता होगा पहले से ही। अब है क्या यहाँ पे, कहते हैं आपके पास अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, करेक्ट। अब क्या होगा, जब आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है, जब वाइब्रेशन करने लगेगा तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में चेंजेस आने लगेंगे, ठीक है। वो क्या करेगा, वो ट्रांजिशंस करेगा, ट्रांजिशंस मतलब मोशन करेगा बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशंस करेगा। जब वो वाइब्रेशनल लेवल्स में ट्रांजिशंस करता है उस टाइम पे जो वो स्पेक्ट्रा देता है उस स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमें वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देने के योग्य हैं। द ग्रोथ सिलेक्शन रूल फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा इज दैट द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ चेंज इन द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या मतलब हुआ, कहता सिर्फ उन्हीं को कहेंगे कि वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा दे सकते हैं जिनमें जब ये ट्रांजिशंस होती हैं उस टाइम पे क्या हो, डाइपोल मोमेंट में कोई नेट चेंज आए। नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट इज नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। तो नेट चेंज इन डाइपोल मोमेंट आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ जी भाई ये जो है हमारे पास कैसा स्पेक्ट्रम है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ये देगा हमें। एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम अ मॉलिक्यूल इज जनरेटेड ओनली व्हेन इट्स वाइब्रेशन कॉजेज अ चेंज इन द dipole moment of the molecule. The oscillating electrical field of the molecule interacts with the electrical field of radiation and the molecule undergo transition from lower vibrational level to the higher vibration level. तो कहता क्या होगा, कहते लोअर लेवल से हायर लेवल पे क्या होगा, ट्रांजिशन होगी। जैसे अभी मैंने ये दिखाई, मान लो ये लोअर लेवल है, लेवल मान लो ये 0 है और ये लेवल मान लेते हैं 1 है, तो 0 लेवल से 1 लेवल पर वो जाएगा। गॉट दिस पॉइंट, आगे चलते हैं। The molecule need not possess a permanent dipole moment. कहते हैं यार हम ये नहीं कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, कहते ना, ये नहीं हमारी डिमांड है कि परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, बल्कि क्या डिमांड है कि वो मॉलिक्यूल में एक चेंज इन डाइपोल मोमेंट आ जाए, टेम्परेरी चेंज, जैसे भी हमारे पास एक चेंज आना चाहिए डाइपोल मोमेंट में, ठीक है। ओके, नाउ अब हम इसके आगे इसको देखते हैं। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक का क्या मतलब है, होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, अलाइक। तो होमोन्यूक्लियर का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका सेम न्यूक्लियस हो, और इन्होंने एक साथ में और वर्ड दिया दैट इज डायटोमिक। तो सेम न्यूक्लियस वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे H2 N2, इनका न्यूक्लियस क्या होगा, सेम, और ये कितने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है, 2। तो कहते हैं इनके अंदर कभी भी डाइपोल मोमेंट होती ही नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इनकी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 होती है। डाइपोल मोमेंट को म्यू से लिखा जाता है, तो म्यू की वैल्यू इनके लिए 0 होती है। तो कहता है इनके लिए म्यू हमेशा 0 ही होता है और साथ ही में इनमें कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ठीक है। चेंज इन डाइपोल मोमेंट या कह लो चेंज इन डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0 होता है, जिस कारण हम कहेंगे कि ये नहीं शो करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करेंगे। देखो मैं बहुत बार यहाँ पे ना वाइब्रेशनल में विब और ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में NaL लिखती हूँ, उसका मतलब है वाइब्रेशनल, ओके। तो कहते हैं ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करने वाले। नाउ हेंस द मॉलिक्यूल लाइक H2, O2, N2 डू नॉट गिव वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा एंड दीज मॉलिक्यूल आर सेड टू बी इंफ्रारेड इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा है वो ऑब्टेन कब होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के कारण होता है। तो कहते हैं इनको यहाँ पे हम कह देंगे इंफ्रारेड इनएक्टिव है। बाकी हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल जैसे HCl, HF, CO या पॉलीएटॉमिक ले लो CO2, H2O, NH3, कहता जब ये डाइपोल मोमेंट में जब चेंजेस आएंगे तो ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देंगे, और कब देंगे, जब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस इन पे फॉल करती हैं। हम थोड़ा सा बेस इसका कर चुके हैं पहले भी इन द वीडियो रिलेटेड टू द
इंट्रोडक्टरी वीडियोस टू स्पेक्ट्रोस्कोपीज, तो उनके अंदर ये वीडियोस का थोड़ा सा पार्ट डन है, बट स्टिल आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द कंसेप्ट्स टू यू। आगे आ जाते हैं एक्सप्रेशन फॉर द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सबसे पहले तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर किसे कहते हैं। मान लो हमने एक स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग मेरे को बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है। स्ट्रिंग के साथ आपने कोई एक बॉक्स अटैच कर रखा है, बॉक्स को क्या छोटा सा कोई रबड़ का पीस या कुछ भी अटैच कर रखा है, होगा क्या, अगर आप ये स्प्रिंग को इधर खींचते हो तो क्या होता है, जब आपने स्प्रिंग को खींचा छोड़ा तो स्प्रिंग वापस जाती है, फिर आगे आती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ऐसे करती है ना, ऐसे करेगी, जिसके कारण हम क्या कह सकते हैं, एक हिसाब से वाइब्रेशन से तो हो रही है। वाइब्रेशन क्या है, बेसिकली ऑसिलेशन है। कैसे, एक मेन पोजीशन से इधर जाना, फिर वापस मेन पोजीशन पे आना, फिर इधर जाना, फिर मेन पोजीशन पे आना, फिर इधर जाना, फिर मेन पोजीशन पे आना। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। नाउ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सॉरी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कह दिया मैंने, यही हमारी होती है ऑसिलेशंस, है ना। तो वही ऑसिलेशन, ये तो मैंने अभी कहीं थ्रेड जगह पे बांध रखा था ना, वो दिखाया, लेकिन यहाँ अब हम देखें तो इसमें भी वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो इसे भी हम एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे, SHO। यहाँ पे ये फुल वाला SHO नहीं है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो कहता है अब बताओ जी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैंने बता दी ऐसे वाइब्रेशंस होगी, तो उसके लिए एनर्जी लेवल्स कैसे बताओगे, जरूर बताकर दिखाइए यहाँ पे। नाउ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अ पार्टिकल विच ऑसिलेट अबाउट एन equilibrium position and is acted upon by restoring force whose magnitude increases linearly with the displacement x from the equilibrium position। तो कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसे आप पोजीशन ऑफ रेस्ट कह सकते हो। ठीक, उसके बाद आप मोशन में थोड़ा सा पार्टिकल को दोगे और मोशन सेट हो जाएगा। तो मेन पोजीशन के पास में क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। मोर ओवर एक और चीज साथ में प्रोवाइडेड है, क्या कहते हैं, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, पहले मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कैसे, मैंने सबसे पहले ऑपोजिट कैसे कहा। मान लो यहाँ पे आपकी बॉडी को आपने यहाँ इस तरफ खींचा, करेक्ट, तो मतलब यहां से यहां तक आपने बॉडी को क्या दे दी, एक डिस्प्लेसमेंट कर दी, राइट। उसके बाद क्या होगा, बॉडी वापस से पीछे जाएगी। कहता क्यों जाती बॉडी वापस, कहता क्योंकि बॉडी में एक रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगती है। रीस्टोरिंग फोर्स का क्या काम है, वापस से बॉडी को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर जाना। तो कहता ऐसे ही रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और ये जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी -x के। माइनस क्यों, क्योंकि मैंने बताया वो x के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, इसलिए नेगेटिव साइन। बाद में प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए इक्वालिटी लगाएंगे, और ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ पे F आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है, K आपके पास यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, X आपके पास यहाँ पे कितनी है, डिस्प्लेसमेंट जो कॉज कर रही है। ठीक, तो इसके आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। इन सच एन ऑसिलेटर when the particle is displaced from the equilibrium position, the restoring force starts acting on it in the opposite direction in order to restore it to the equilibrium position। तो वही चीज ना कि यहाँ से आपने स्ट्रिंग को खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्सेस पे एक्ट करती है ताकि उसको वापस उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आए। F equals to -kx, k is the proportionality constant called the force constant, the minus is taken because the force acts in the direction opposite to that of the displacement। ये मैंने आपको बात आराम से हिंदी में बता दी। आगे देखो कहता है जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है इसे हुक्स लॉ कहते हैं। कुछ लोग इसे हुकी बुलाते हैं, कुछ इसे हुक्स बुलाते हैं, इट्स वन एंड द सेम, आपने तो लिख के बताना है। इसे आप हुकी कहो या हुक्स, वट एवर इट इज। तो हुक्स लॉ हमारे पास क्या है, दैट इज F इक्वल्स टू -kx के बराबर है। यहाँ पे जो फोर्स कांस्टेंट हमने यूज किया ना, ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग है। जैसे आपके पास आपने ये स्ट्रिंग यूज की, इसके लिए ये आ गया। मान लो आपने कोई स्प्रिंग दूसरी यूज की होती है, कोई मोटी यूज की होती है, उसमें k की वैल्यू बदल जाती है। ओके, नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटर over the distance at which the force acts is given by, कहता है जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, अच्छा देखो दो चीजें होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तब आती है जब कोई चीज मोशन में हो, ठीक, और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कब आती है, जब एक बॉडी किसी हाइट पे हो ना, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि हाँ भाई इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने पेन उठाया ना यहाँ पे, तो इसमें कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टैब्लिश्ड है। मेरी बॉडी जमीन से जरा से भी ऊपर है, इसमें क्या है, कोई ना कोई पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है जिसको हम V से डिनोट करते हैं। ये तो हमारी हाइट के टर्म्स में हो जाती है, mgh का फॉर्मूला। अगर हम नॉर्मल यहाँ पे देखें, इस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल आएगी वो कितनी आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x f dx।
मतलब कहता है आपने जितनी डिस्प्लेसमेंट वगैरह कराई ना, उसमें जितना आपका रिस्टोरिंग फोर्स आया, आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट का मतलब है, देखो दो चीजें होती है, एक इंटीग्रेट एक डिफरेंशिएट। मैथ्स वाले बच्चों को पता होगा, बाकियों के लिए दिक्कत आ जाती है मेडिकल वगैरह के लिए। अब जैसे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट क्या होते हैं, देखो मैंने इतनी बड़ी रस्सी को, या मान लो मैंने इतने बड़े प्लेन को कितने हिस्सों में तोड़ दिया, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। छोटे हिस्से में तोड़ने को कहते हैं डिफरेंशिएट करना। और वहीं अगर मैंने ये छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर मिलाकर क्या बना दिया, एक लंबा हिस्सा बना दिया, इसको कहते हैं इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट के लिए हमेशा आप ऐसा सिंबल देखोगे, ठीक है। तो हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो कहते हैं एफ की वैल्यू पहले पुट कर दो, कितनी है के एक्स। के कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x, ठीक है, बाहर के है, और x dx। और किसी भी चीज की जिसकी पावर 1 है जैसे या उससे बड़ी है, तो हम उसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, दैट इज x की पावर n+1 ओवर n+1। अब यहाँ पे देखो मैंने x यूज किया, n क्या है यहाँ पे उसकी पावर, तो यहाँ कितनी थी 1, तो आ जाएगी x की पावर 1+1 ओवर 1+1, x का स्क्वायर ओवर 2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, ये पोटेंशियल आ गया। कहता है दिस इक्वेशन शोज दैट द ऑसिलेटर कैन हैव एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो कहते हैं यहाँ पे, अब आपने एक लिमिट्स भी देखा होगा, देखो मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, बट स्टिल इसमें जब हम लिमिट्स पुट करेंगे, ऐसे इसकी लिमिट्स पुट करनी होती है, 0 से x। जब x डाला x की जगह पे तो x ये आ गया, जब 0 डालेंगे तो वो सारी इक्वेशन 0 आ जाती है ना, तो इसलिए उसको वहां पे हमने इतना ही छोड़ा लिख के, तो x²/2 हो गया हमारे पास। कहते हैं ये हमें दिखाता है कि यार देखो आपकी पोटेंशियल की कोई भी वैल्यू हो सकती है। देयरफॉर इक्वेशन 2 इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो कहते हैं ये आपकी ना पैराबोला की इक्वेशन है। देखो खुद करके देख लो, x की आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करोगे, v की पॉजिटिव वैल्यू, है ना, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हो जाती है। वैसे भी ये y=x² के फॉर्मेट में, मतलब y=समथिंग इन x² का फॉर्मेट है। Okay, now when the potential V is plotted against the displacement, this is the parabola that we obtain। तो यहाँ हमने x की वैल्यू रखी है, ठीक है, ये नेगेटिव में भी जा रहा है, x पॉजिटिव में भी जा रहा है, ठीक है, पर उसके लिए हमारे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है हमेशा 0 से ऊपर है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 से ऊपर है। और साथ ही में देखो, जैसे हम 2-3 पॉइंट पे देख ले, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, और ये वाला पॉइंट ले लिया। ये वाले पॉइंट के लिए ये देखो पोटेंशियल, ये वाले पॉइंट के लिए इसके लिए यहाँ, इसके लिए यहाँ पोटेंशियल दिखा दी मैंने। तो ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट था -2, -1, 0, 1, 2। तो आप देख सकते हो -2 पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है उसे -1 पे आए कम हो गई, 0 पे आए और कम हो गई, 1 पे आए फिर बढ़ गई, और 2 पे आए और बढ़ गई। तो हमारी पोटेंशियल जो है इस हिसाब से क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो हम इसको यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि कैसे ये घटती और बढ़ती है, ठीक है। ओके, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। देखो हम तो इसे घटती बढ़ती मान रहे हैं ना, लेकिन आप ध्यान से देखो, ये तो x के कारण ऐसा हो रहा है। आप देखो यहाँ पे अगर आपकी पहले 0 है, 0 से आपने 1 किया तो भी बढ़ रही है, 0 से आपने -1 किया, तो देखो 0 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी बढ़ रहा है, यहाँ से भी बढ़ रहा है। तो यही सिग्निफिकेंस है आपके x का स्क्वायर का, है ना, क्योंकि x का स्क्वायर हो रहा था इसलिए इसकी कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं गई। तो ये हमारे पास एक पैराबोलिक ऑब्टेन हो जाता है। कहता है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ SHO हैविंग मास m इज गिवन बाय, ये हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मेट, दैट इज 1/2 पाई √k/m। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी इस टर्म में आ गई, कितनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी लग रही होगी। अब इसके बाद कहता देखो, बट फॉर अ वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल मास m इज रिप्लेस्ड बाय रिड्यूस्ड मास म्यू। अब ये क्या बात है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो यार, एक बार जब बॉडी रेस्ट पे है ना, तो उसका मास हमें m लगता है, ठीक है। जब साथ में बॉडी वाइब्रेट करने लगी है, ठीक है, ये सब चीजें कर रही है, तो उस टाइम पे बॉडी का मास जो है वो थोड़ा बदल जाता है, बदल के हम उसका मास कितना ले रहे हैं, म्यू, ठीक है। m क्या था, किसी एक बॉडी के लिए मास ले रहे थे, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हम रिड्यूस्ड मास ले रहे हैं। रिड्यूस्ड मास देखो कैसे निकालते हैं, रिड्यूस्ड मास का 1/μ। मैं तो हमेशा ये वाला वैल्यू याद रखती हूँ, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, मान लो एक आपका ऑक्सीजन है, एक आपका हाइड्रोजन, उनके मासेस को मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास, तो ये आपको दे देगा म्यू। म्यू क्या है, आपका रिड्यूस्ड मास। तो आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन को यूज कर सकते हो और उसके अंदर अपने रिड्यूस्ड मास की वैल्यू को दिखा सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे रिड्यूस्ड मास आएगा। अभी कैसे आ रहा है, कहते हैं यहाँ देखो m1 एक मास आ गया, m2 एक मास आ गया, तो उस टाइम पे क्या क्या वाइब्रेशन हो सकती है। देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, आपने यहाँ पे एक चीज पकड़ी, यहाँ एक चीज पकड़ी, बीच में स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लेना स्ट्रिंग है, मैं इन दोनों को यहाँ खींच सकती हूँ, है ना।
जिससे वो स्ट्रिंग बड़ी हो जाएगी, या मैं स्ट्रिंग को दबा सकती हूँ। तो कहते हैं दो तरीके की वाइब्रेशन हो सकती है। तो इन्होंने बड़ा आराम से अच्छी तरह से बुक अच्छी लिखी है और उसमें बड़ा सही तरीके से बताया कैसे स्ट्रेचिंग हो सकती है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। करेक्ट। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, द सोल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिव्स द क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एज दिस। तो कहता है अब हम क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन 2 है जिसमें हमारे पास v की वैल्यू हाफ kx² के फॉर्मेट में आ रही है, कहता हम उसको यूज करेंगे और साथ ही क्या करेंगे ड्राइव, या हम ड्राइव कर लेंगे हमारे जो सोल्यूशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। देखो यहाँ पे हमें पूरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसका बता रहे कि हाँ उसकी ये वैल्यू जो आएगी, ठीक है, हमने अबव वैल्यूज को यूज करके ये वैल्यू ऑब्टेन की है। एक चीज हम जानते हैं कि ई की वैल्यू जो होती है वो एच न्यू के एज इट इज बराबर होती है। जब हम श्रोडिंगर वेव्स को यहाँ पे दिमाग में लेकर चल रहे हैं तो हम साथ में हमारे पास यहाँ पे क्या हमने लिया है v+1/2, तो यहाँ पे हम इसको v ही बोलेंगे, ये वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे v+1/2 करेंगे इंटू एच न्यू, तो मतलब डायरेक्टली एच न्यू नहीं है, किसके बराबर है, v प्लस हाफ एच न्यू के बराबर आ जाएगी हमारी एनर्जी ऑफ द लेवल v, ठीक है। v लेवल पे कितनी एनर्जी है, ev, किसके बराबर, v प्लस हाफ इंटू एच न्यू के बराबर। तो कहता है v आपके पास क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, न्यू क्या है यहाँ पे, ये जी आपकी जो ये पीछे लिखी है ना फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं हम न्यू, ठीक है। तो अब इसको हम बड़े आराम से इसमें देखते हैं कि इसका कैसे पूरा इसका ये बना देंगे एनर्जी लेवल डायग्राम को। अब देखो हमारे पास ये इक्वेशन, यहाँ पे हमने ज्यादा डेरिवेशन नहीं की है, जस्ट डायरेक्टली रिजल्ट्स को यूज किए हैं। डायरेक्टली v की वैल्यू यूज किया है, डायरेक्टली न्यू की वैल्यू में हमने बोला है कि आप ये म्यू यूज कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू बता दी है जी, ये रिड्यूस्ड मास था, इसकी ये वैल्यू है। इसके अलावा हमने एनर्जी को डायरेक्टली बोला कि ये एच न्यू इंटू वी प्लस हाफ के बराबर होगा। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया ये कहाँ से आ रहा है, कहता है ये इक्वेशन है ना v की, हमारे पास एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, पूरी लंबी सी इक्वेशन होती है। अभी मैं ये केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर सेमेस्टर 6 में आएगी वो आपके पास, ठीक है। तो बाकी जो फिजिक्स स्टूडेंट है दे ऑलरेडी नो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने v की वैल्यू पुट की और उससे हमारे पास ये सोल्यूशन आता है। तो आप ये सोल्यूशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो अब क्या करेंगे, कहता है देखो ऐसा करो, v की आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो। अभी मैं एकदम सिंपल बताऊं तो अगर मैं v की वैल्यू 1 लेती, चलो सबसे पहले 0 लेती, हाफ एच न्यू, 1 लेती तो 1 प्लस 1/2 एच न्यू, दैट इज 3/2 एच न्यू, 1.5 एच न्यू हो गया। देन 2 लेती तो 2.5 एच न्यू, 3 लेती तो 3.5 एच न्यू। तो यही हमारे पास वैल्यूज आती रहती, करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कहते हैं हम ना यहाँ पे ई वी को नहीं बल्कि ई वी बार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। कैसे लिखते हैं ई वी बार, तो कहते हैं यहाँ पे ई वी बार जो हमारे पास आएगा वो किस फॉर्मेट का आने वाला है, कहता है आप यहाँ पे इसे एच सी से करेंगे डिवाइड, ठीक है। मैं आपको फिर से बताती हूँ हमारे पास क्या क्या सीन आया है। देखो हमने यहाँ पे इसको किस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, कहते हैं देखो v डिवाइड द इक्वेशन 5/hc, तो कहते हैं इसको अगर हम hc के साथ डिवाइड करें, देखो लिख के दिखा दूं तो v प्लस हाफ इंटू एच न्यू, इसे मैं hc से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा, न्यू बाय c बच जाएगा, है ना। तो कहते हैं यहाँ पे आपके पास कितना बच जाता है, न्यू बाय c। तो कहते हैं बस वहीं से हम इसके एक्सप्रेशन को लिखकर चेंज कर देंगे। अरे बताया ही नहीं, बड़े बदतमीज लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके एक्सप्रेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज। यहाँ पर मैं बता देती हूँ एक गड़बड़ी है, सारी ये गड़बड़ी देख लो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ियां हैं। सबसे पहले तो यहाँ ऊपर ईवी बार नहीं बल्कि सिर्फ ईवी आना है और यहाँ इक्वल टू का साइन आना है। तो ये क्या कह रहा है, कहता है ईवी बार की वैल्यू किसके बराबर है, ईवी को एचसी से डिवाइड करोगे उसके बराबर, और वो वैल्यू इसके बराबर आती है। तो हम यहाँ पे v प्लस 1/2 को एज इट इज रहने देंगे और v बाय ये न्यू बाय सी, मतलब फ्रीक्वेंसी बाय सी जो हमारे पास आया, सी स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम ओमेगा ई लिख रहे हैं, करेक्ट। तो अब हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो गया, ओमेगा ई की टर्म्स में हो गया। अब यहाँ पे ये किसका आंसर आएगा, पहले आएगा आधा ओमेगा ई, 1.5 ओमेगा ई, 2.5 ओमेगा ई, 3.5 ओमेगा ई, ठीक है। ऐसे हमारे पास वैल्यू आते रहेंगे। तो देखो बड़े ध्यान से, कहता है 0 पे हमारे पास जब हम v, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो v लिखा है, v की वैल्यू 0 के लिए हाफ WE, 1 के लिए 3/2, 1.5 कहते हैं इसे, 2 के लिए 5/2, 3 के लिए 7/2, 4 के लिए 9/2, 5 के लिए, और ऐसे से अपने आधी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब में इक्वल स्पेसिंग दिखा रखी है, और ये है हमारे पास एनर्जी लेवल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो इसी के साथ हमारा जो मेन चीज थी ना इसके अंदर, वो डायग्राम का काम वो हो चुका है। आगे देखते हैं, कहते हैं यहाँ पे हमारे पास ओमेगा ई क्या है, कहता है ये है इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल एनर्जी। हमने क्या किया था, हमने
फ्रीक्वेंसी, वो एनर्जी नहीं फ्रीक्वेंसी था, सॉरी, हमने फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड किया तो कहता है ये हमारे पास क्या आ गई, कहते हैं ये हमारे पास आ गई इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। मतलब जब आप फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा ओमेगा ई, वो आपका इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगा। ओमेगा के पैर में ई लिखने का एक ही कारण है, इक्विलिब्रियम में है ये बताना। कहता है वी की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करने से आपके पास एनर्जी लेवल्स क्या आ जाएंगे, 1/2 WE ओमेगा ई, सॉरी 3/2 ओमेगा ई, 5/2 ओमेगा ई एंड सो ऑन। Thus the energy level of the simple harmonic oscillator are equally spaced। तो कहता है देख लो इनमें डेढ़ का ही फर्क, मतलब आपको देखने एक का ही फर्क देखने को मिल रहा है ना। तो कहता है इसमें इनमें स्पेसिंग क्या है, बराबर होती है। इट शुड बी नोटेड दैट द लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी obtained by putting v इक्वल्स टू 0। तो कहता है सबसे छोटी वैल्यू क्या है, कहता है EV की वैल्यू में देखे तो हाफ h न्यू और EV बार की वैल्यू में हाफ ओमेगा VE पर सेंटीमीटर के टर्म्स में है। तो कहता है ये आपकी 0th लेवल की एनर्जी है। इसका मतलब देखो जब आपका सबसे छोटा लेवल है, मतलब आपने V की वैल्यू 0 डाल दी, आपको लगा था E भी 0 आ जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की वैल्यू 0। कहता है लेकिन 0 नहीं आती एनर्जी की वैल्यू जी, एनर्जी की वैल्यू तब भी कितनी आ रही है, हाफ ओमेगा E पर सेंटीमीटर या फिर हाफ h न्यू जाउल्स। कहता है इतनी एनर्जी आती ही आती है, मतलब सबसे नीचे वाला निचला लेवल है ना उसकी एनर्जी भी 0 नहीं होती। तो ये जो सबसे निचले लेवल पे जो एनर्जी आ रही है सिस्टम में उसे हम कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी।